इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सुबोध गुप्ता। आज मैंने अपने इस वीडियो में एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है और वो है मेरे अजीज़ और मेरे पुराने दोस्त एडवोकेट श्री ब्रजेश गुप्ता जी। श्री ब्रजेश गुप्ता जी पिछले 16-17 साल से वकालत के पेशे में हैं और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, AOR हैं। और हाल ही में इन्होंने स्पेशल लीव पिटिशंस के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी है। वो बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस बुक का टाइटल है लास्ट चांस टू द फर्स्ट कोर्ट। तो ये एक बहुत अच्छी किताब इन्होंने लिखी है स्पेशल लीव पिटिशंस के बारे में। और स्पेशल लीव पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में अक्सर फाइल की जाती हैं बहुत सारे केसेस में। आमतौर पर मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं जहां पर क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, जहां पर व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि सर हमारे खिलाफ एक गलत ऑर्डर आ गया है, घोर अन्याय हो गया है, इनजस्टिस हो गया है। वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो, वो चाहे हाई कोर्ट की बात हो, या किसी मैटर में हम अपील में गए थे परंतु हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। तो बहुत सारी अवस्थाओं में SLP इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी ना देते हुए, क्योंकि गुप्ता जी ने, ब्रजेश गुप्ता जी ने स्पेशल लीव पिटिशंस पे एक स्पेशल बुक ही लिख डाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों न इनके मुख से ये जानने की कोशिश करें, ये प्रयास करें कि सुप्रीम कोर्ट में जिसे हम कहते हैं कि अपील करनी है हमें किसी जजमेंट के खिलाफ, तो अपील में और स्पेशल लीव पिटिशन में क्या अंतर होता है। स्पेशल लीव पिटिशन यानी कि SLP किन किन अवस्थाओं में यूज की जा सकती है, कैसे फाइल की जाती है, रिजेक्ट हो जाए तो क्या है, और भी बहुत सारे अन्य पहलू हैं SLP से रिलेटेड। तो आइए ब्रजेश गुप्ता जी से कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और जो एक आम व्यक्ति के मन में सवाल होते हैं SLP के बारे में, और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या नए हैं वकालत के पेशे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ब्रजेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको थैंक यू कहता हूं कि आज पहली बार हम इस तरह से प्रोफेशनली YouTube चैनल पे बात कर रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में हमने बहुत समोसे एक साथ खाए और बहुत सारी चर्चाएं हमने एक साथ की हैं। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत प्रिसाइज और बहुत ही वैल्यूएबल है। अब उस किताब में जो आपने समंदर गागर में सागर भरा है, उसमें से कुछ चुनिंदा मोती निकाल के मेरे चैनल के दर्शकों को भी आप दें, जिससे कि सभी का फायदा हो सके और समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ सके। तो मेरा पहला एक जो कॉमन सवाल है, जो कि कोई भी व्यक्ति जानना चाहता है सरल भाषा में, कि SLP होती क्या है, स्पेशल लीव पिटिशन क्या होती है, इसका क्या मतलब है, और जिसे एक आम व्यक्ति कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो क्या अपील ही SLP होती है या अपील और SLP में कोई डिफरेंस होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि SLP जो वर्ड है वो एज सच कहीं डिफाइंड नहीं है। SLP तो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक नॉमेनक्लेचर यानी कि केस कैटेगरी के नाम से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पिटीशन कौन सी होती है जिनको SLP के नाम से कैटेगराइज किया जाता है। ये वो पिटीशंस होती हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति जिसने नीचे की सारी कोर्टों से या किसी एक कोर्ट का ऐसा ऑर्डर या जजमेंट जो है जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहता है और ये बताता है सुप्रीम कोर्ट को, जी मेरे साथ में ये घोर अन्याय हो गया, तो उस केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 136 में वो एक स्पेशल परमिशन मांगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब मेरे को ये परमिशन दी जाए, जिससे कि परमिशन ग्रांट करने के बाद उसकी जो पिटीशन है उसको अपील में कन्वर्ट किया जाता है। और अपील में कन्वर्ट करने के बाद वो जो अपील है वो पूरी की पूरी मेरिट पे सुनी जाती है। उसके बाद कोर्ट ये देखती है कि फाइनली अपील जो है अलाउ करनी है या डिक्लाइन करनी है। सेकंड क्वेश्चन ब्रजेश जी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि किस किस तरह के मैटर
एसएलपी के थ्रू फाइल किए जा सकते हैं? क्या सिविल मैटर फाइल किए जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर फाइल किए जा सकते हैं, या कोई रिस्ट्रिक्शन है इस पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 है, आर्टिकल 136 जो है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। और इसके अंदर कोई भी ऐसा, भारतीय संविधान में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर टाइप के मैटर उठा सकते हैं। कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर किसी भी कोर्ट का या किसी भी ट्राइब्यूनल अच्छा, का। तो यानी कि दर्शकों ये बात आप समझिए कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी है, आप जिस भी जिले में रहते हैं भारत के, अगर उस ऑर्डर के खिलाफ भी टेक्निकली एसएलपी फाइल की जा सकती है। वो एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है या नहीं करती है, वो एक सेपरेट विषय है। ऑर्डिनरली जो है वो ऊपर कोर्ट्स की ही जाती है, बट सुप्रीम कोर्ट, दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि जो एसएलपी फाइल करने वाला है उसका राइट क्या है? उसका राइट है सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना। अब वो उसका राइट नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है ये ऑनरेबल और सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पावर एक्सरसाइज करेगी तो वो अनलिमिटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। जबकि जो राइट एक्सरसाइज करने वाला है वो सिर्फ एक रिक्वेस्टिंग मोड में एक एज ए मैटर ऑफ स्पेशल प्रिविलेज दिया हुआ है कि भाई वो किसी तरह जाके सुप्रीम कोर्ट में सरल भाषा में अगर किसी को भी ये लगता है कि किसी भी कोर्ट का ऑर्डर, डिक्री या इंटरिम ऑर्डर गलत हो गया है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया है, तो भले ही कानून में एक पैटर्न है, प्रावधान है कि आप ऊपर वाली अदालत में जाएंगे, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सब चीजों को बाईपास करने की पावर भी एसएलपी के पास है और सीधा का सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। बहुत सारे जो अपने सेलिब्रिटीज हैं, आपने देखा होगा बॉलीवुड में या कहीं, उनके साथ कुछ भी मैटर होता है, अगले दिन ही आप न्यूज चैनल पे सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तो क्या वो यही याचिकाएं होती हैं? हाँ, उसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरली जो है सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और लोअर जुरिस्डिक्शन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है। परंतु अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वाकई इन व्यक्तियों के साथ में घोर इनजस्टिस हो गया है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया, या कोई ऐसी शॉकिंग बात है जिससे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारी इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो इमीडिएटली इंटरवेंशन करती है उन मैटर्स में। बिल्कुल। ब्रिजेश जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ठीक है, अगर कोई ऑर्डर खिलाफ आ गया है, कोई जजमेंट, कोई डिक्री खिलाफ आ गई है किसी भी कोर्ट की, तो इंसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है एसएलपी के थ्रू। लेकिन यदि किसी भी कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है, अभी चल रहा है, कोई ऑर्डर आया नहीं है, कोई अपील की है, अपील पेंडिंग है, उसका कोई फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिसीजन अभी कोर्ट का आया नहीं है किसी भी कोर्ट में, तो क्या उस मुकदमे जब वो पेंडिंग है उस कोर्ट में, तो क्या उस दौरान भी बिना किसी जजमेंट के क्या एसएलपी फाइल की जा सकती है? हाँ, ऐसे कुछ केसेस हैं जिनके अंदर ऐसे एसएलपी फाइल की गई है। जैसे अर्नब मनोरंजन गोस्वामी का मैटर आया था वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 में, उनको अरेस्ट कर लिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर बेल लगाई थी। बेल में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको 2 महीने की डेट लगा दी थी। इन द मीन टाइम वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे उसकी पेंडेंसी में, जबकि उसमें कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ था उनके गए। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स में जहां पर लिबर्टी से रिलेटेड मैटर है, जहां पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड इशू है, या कुछ ऐसी अनार्की होने वाली है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, तब उन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है 136 में। जी। ब्रिजेश जी, मुझे ये बताइए कि एसएलपी किन ग्राउंड्स पे फाइल की जा सकती है? क्या ग्राउंड होना चाहिए जब एसएलपी की ड्राफ्टिंग की जाती है? उसमें क्या ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति आ जाएगा और ये बोल देगा मेरे साथ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया और अपने केस के तथ्य उसमें लिख देगा, क्योंकि जिसके अगेंस्ट भी ऑर्डर आता है उस व्यक्ति को यही लगता है कि मेरे साथ घोर नाइंसाफी हो गई है। तो क्या एसएलपी के कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स है कि इन्हीं ग्राउंड्स पे एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगी? देखिए, जो एसएलपी होती है, एसएलपी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे जाती है। क्वेश्चन ऑफ लॉ एक इंटरेस्टिंग शब्द है, तो आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ से क्या मतलब है? क्वेश्चन ऑफ लॉ से मेरा मतलब है कि जो केस के जो हालात हैं, जो केस के फैक्ट्स हैं, वो हमारे कानून के कौन से प्रावधान को वायलेट कर रहा है, या उससे हमारा डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अफेक्ट हो रहा है, या हमारे कौन से ऐसे राइट वायलेट हो रहे हैं
जो हमारे पूरे के पूरे हमारा जो मशीनरी सिस्टम है, जो जुडिशियल मशीनरी है, उसको पूरी की पूरी को ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो हमको ऐसे शॉकिंग फीचर जो हैं अपने कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने होते हैं। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं काउंसिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक आम व्यक्ति तो सिर्फ अपने तथ्य आके वकील को बताता है, या जब हम लोअर कोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें फैक्ट्स ही ज्यादा लिखे होते हैं। तो एसएलपी में हमें उसमें से छांटना पड़ता है कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ क्या क्या हैं, और उन क्वेश्चन ऑफ लॉ को उस एसएलपी के अंदर हमें दिखाना पड़ता है। अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें गायब हुए तो एसएलपी भी गायब हो जाएगी फिर। हाँ, बजाय इसके क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हैं, और बट वो शॉकिंग नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनमें जो भी बेंचेस हैं, अगर ऑनरेबल जजेस उस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, इवन क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है, तब भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी एड्रेस कर लेती है, या उनमें बहुत सारे प्रायर जजमेंट्स होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी छोटा मोटा क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो भी वो एसएलपी को सस्टेन नहीं कर पाएगा। हाँ। और एसएलपी में क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा ग्राउंड्स भी होते हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। हमारे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसी भी हमारे ग्राउंड्स बेस्ड होते हैं, तो हमारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होने चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी उससे डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर रही है। बिल्कुल। बट उनको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, और पिटीशन के अंदर पढ़ने से ये लगना चाहिए वाकई ही इस व्यक्ति के साथ में घोर अन्याय हो गया है। बिल्कुल। तो वो चीज देखनी बहुत जरूरी है। ब्रिजेश जी, आमतौर पे मैंने देखा कि एक आम व्यक्ति या एक लॉ स्टूडेंट इस बारे में भी कंफ्यूज रहता है कि अपील में, एसएलपी में, रिव्यू में और रिट में अंतर क्या है। बहुत ज्यादा टेक्निकल आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, पर आप एक एक लाइन में थोड़ा सा समझा सके तो। देखिए, जहां तक पहले मैं रिव्यू का पॉइंट लेता हूं, रिव्यू जो है वो बहुत लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में रिव्यू का जिक्र किया है। अगर हम इस रिव्यू को हम 136 के साथ यानी कि एसएलपी के साथ समझना चाह रहे हैं, तो अगर कोई जजमेंट कोर्ट ने पास कर दिया, चाहे वो डिसमिस कर दी एसएलपी, चाहे अलाउ कर दी जी, अगर कोई भी व्यक्ति रिव्यू लेके आता है आर्टिकल 136 में, तो उसका बहुत लिमिटेड ग्राउंड है। वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू कोर्ट में इस ग्राउंड पे लेके आ सकता है कि कोई एरर तो नहीं रह गई उसमें, अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कोई एरर रह गई हो। परंतु जो अपील का सवाल है, अपील जो है वो एक कानूनी अधिकार होता है जी जी। तो उसके अंदर अगर किसी भी प्रावधान में, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है एनक्लेट के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उन केसेस के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वो एज ए मैटर ऑफ राइट जा सकते हैं। और जैसे कंज्यूमर फोरम के केसेस होते हैं जो नेशनल कमीशन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केसेस जाते हैं, उनकी डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट लाई करती है जी। तो अपील जो है वो एज ए मैटर ऑफ राइट हो जाता है। समझ गया। परंतु एसएलपी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि आपने कहा, वहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो उस चीज को ले या ना ले। वो एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है आपका कि मेरी अपील सुननी ही पड़ेगी। करेक्ट, ऐसा नहीं है। हाँ। और जहां तक रिट का सवाल है, रिट जो है वो आर्टिकल 32 में जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 32 में एक स्पेशल बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट में मूव करने का भी आपका फंडामेंटल राइट है जी, परंतु रिलीफ कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे ही हम रिट में आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। बात ये हुई कि रिट सिर्फ तभी फाइल करते हैं जब फंडामेंटल राइट जो संविधान में दिए गए हैं उसका वायलेशन हो रहा हो। हाँ, आर्टिकल 32 एसएलपी में जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो। एसएलपी क्यों फाइल की जाती है वो हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया। हाँ, परंतु लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट में अगर हो तो हाई कोर्ट के अंदर रिट जो है वो ना केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे बट स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के वायलेशन पे भी जा सकती है। तो इसका मतलब हुआ हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है एज फार एज रिट इज कंसर्न्ड दैट इज मोर वाइडर देन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट जी जी। दिस इज अगर किसी ने एसएलपी फाइल की और वो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी कि भाई आपने जो इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किए वो शॉकिंग नहीं है, हम कन्विंस नहीं है, कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इतना बड़ा नहीं हुआ कि हम अपना जुरिस्डिक्शन इन्वोक करें, तो फिर उस व्यक्ति के पास क्या रेमेडी है? क्या वापस वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है या वो क्या करे फिर? देखिए, अगर पहली बात तो है कि अगर किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि बनते नहीं है, कि वो केस ही नहीं बनता एसएलपी का केस, तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट
का एक मेरिट पे कमेंट नहीं किया। हाँ, वो तो सिर्फ एसएलपी पे कमेंट किया। एसएलपी पे कमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मेरिट्स केस में इंटरफेरेंस कर दिया होता तब वो ऑर्डर कंफर्म हो जाता सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट का। परंतु अगर सिर्फ और सिर्फ एसएलपी के उसमें डिसमिस किया है तो वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में जाकर अपनी रिव्यू की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि ऑर्डर 47 रूल 1 और 2 जो है सीपीसी का, उसके अंदर रिव्यू का प्रावधान है। तो अगर उसका केस रिव्यू का बनता है तो वहां पर जाकर वो रिव्यू का अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। परंतु उसको अगर वापस रिव्यू के अगेंस्ट एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट आना है तो सुप्रीम कोर्ट से जब उनकी एसएलपी डिसमिस हो रही है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनको लिबर्टी लेनी पड़ेगी कि अगर जनाब मैं नीचे जा रहा हूं और नीचे मेरी एसएलपी के ऑर्डर जो है, अगर मेरे को वापस एसएलपी में आना पड़े रिव्यू के अगेंस्ट तो मेरे को परमिशन दे दो, मैं दोबारा इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर लूंगा, अदरवाइज रिव्यू के बाद वापस नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट बता। एक चीज बताइए ब्रजेश जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एसएलपी फाइल करनी है, उसका किसी प्राइवेट व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए कोई मकान मालिक को किराएदार के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, कहीं पे कोई ऑर्डर आ गया कोर्ट का और उस मकान मालिक को एसएलपी फाइल करनी है। तो जब वो एसएलपी फाइल करेगा तो 2 सवाल है मेरे। एक तो एसएलपी फाइल करते समय उसे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो किन किन डॉक्यूमेंट्स को लैंडलॉर्ड लगाए कि वो एसएलपी फाइल हो जाए। दूसरा, कितने पीरियड के अंदर अंदर, क्या इसका कोई लिमिटेशन पीरियड है कि इस ऑर्डर के इतने दिन के अंदर अंदर ही एसएलपी फाइल होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से बाहर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक डॉक्यूमेंट लगाने का सवाल है लैंडलॉर्ड के द्वारा, जो भी ट्रायल लैंडलॉर्ड तो चलो मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई भी व्यक्ति जो भी एसएलपी में आना चाहता है वो अपने ट्रायल कोर्ट का या एपीलेट कोर्ट का, जिसका भी वो ऑर्डर चैलेंज कर रहा है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसके बारे में, जो भी रिकॉर्ड उसका नीचे की कोर्ट्स का था वो उसको सारा रिकॉर्ड लगाना ऊपर जरूरी है। सर्टिफाइड कॉपी, हाँ, सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत नहीं है, वो अनसर्टिफाइड भी हो सकती है, क्योंकि एओआर जो है, कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो अपना सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि जो ऊपर कॉपीज जाएंगी वो सारी की सारी जर्नली कॉपीज टाइप्ड कॉपी जाती हैं। तो अगर वो अनसर्टिफाइड भी होंगी तो भी वो टाइप फॉर्म में जाएंगी, क्योंकि उस पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट लगा होता है। तो ये मानने होता है कि ये जो कॉपीज हैं वो एज गुड एज सर्टिफिकेट लगा दिया तो वो मान्य, वो सफिशिएंट है, क्योंकि कोर्ट, वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, तो हम उसकी जेन्युइननेस को पहले खुद चेक करते हैं जी। और उसके बाद तो उसके लिए सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां तक ये सवाल है, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए जी। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस पेटिशनर के लिए बहुत रेलिवेंट है, जो उसके भले ही अगेंस्ट भी जा रहा हो तो भी उसको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने वो डॉक्यूमेंट कोर्ट से छुपाया और कोर्ट को ये बात पता लग गई, तो अगर लीव भी ग्रांट हो गई तो उस केस में अगर कोर्ट को रिस्पोंडेंट ने ये बात बता दी तो कोर्ट इस बात से घोर नाराज हो सकती है और वो उसकी लीव भी रिवोक कर सकती है। ये बात तो आप समझ लिए, लगभग मैं हर केस में ही कह रहा हूँ, एसएलपी के बारे में नहीं कह रहा। जब आप कोर्ट में जा रहे हैं तो हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम सिर्फ वो बातें बताएं, वो चीजें दिखाएं जो हमारे फेवर में है। लेकिन अगर मेरे भाई आप नहीं दिखाओगे तो दूसरा पार्टी जब आएगी वो उस डॉक्यूमेंट को लगाने ही वाली है, वो बात कोर्ट को कहने ही वाली है। तो कोर्ट से जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो मुख्य बातें हैं या मुख्य डॉक्यूमेंट है, उनको अगर आप छुपाओगे तो उससे कोई आपका विशेष भला होने वाला नहीं है। और एसएलपी के केस में तो एसएलपी की अगर परमिशन भी दे दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ जी आप अपील फाइल कर लीजिए, और बाद में पता चला कि आपने एक इंपॉर्टेंट चीज छुपा के ये परमिशन ली है कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट घोर नाराज हो सकती है आपसे, ऐसा ब्रजेश गुप्ता जी का कहना है। और मुझे एक तो लिमिटेशन पीरियड के बारे में बताइए। देखिए, लिमिटेशन पीरियड जो है 60 दिन और 90 दिन, जनरली 60 दिन का है, बट जिन केसेस में 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील करें, 60 दिन के। आमतौर पे लिमिटेशन पीरियड के बारे में एक आम व्यक्ति कभी ध्यान ही नहीं देता, ऑर्डर आ जाता है उसे लेके बैठा रहता है और उसके 3 महीने 6 महीने बाद आके कहता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, मुझे एसएलपी फाइल करनी है। फिर हमें कंडोनेशन का होता है। परंतु इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति ने सर्टिफाइड कॉपी लेने में, जैसे हाई कोर्ट में अगर उसको 40 दिन लग गए सर्टिफाइड कॉपी लेने में, तो 40 दिन का पीरियड जो एक्सक्लूड हो जाएगा उसमें से। तो इसी प्रकार 60 और 90 दिन का है, जैसा भी केस होता है उसी के हिसाब से होता है। कुछ केसेस में हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेते हैं, तो सर्टिफिकेट के लिए अगर उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी वहां पे और वो पिटीशन रिफ्यूज हो गई,
तो उस पर डिपेंड करता है कि 60 और 90 दिन में। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने एसएलपी के बारे में और सुप्रीम कोर्ट में हम एसएलपी कैसे फाइल करते हैं और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी।